से बड़ी हानि होती है। और ऐसी अवस्था में कवि का दायित्व बन जाता है कि ऐसे रंग बदलते गिरगिटों को बेनकाब करें। उन गिरगिटों को सामने लाएँ जिनसे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं एक मिल जाएँगे, इच्छाओं की दफ़न की गई कब्रें मिल जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएँगी। और कोई एक ऐसा समय भी होता होगा, क्योंकि कवि हो जाना कोई आसान काम नहीं है। मैं चाहता हूँ, जैसे रैदास ने कहा कि जिसमें सबको अन्न मिलता हो, ऐसा चाहूँ राज में, है ना? तो कवि तो तभी प्रसन्न रहेगा रैदास रूपी, जब वहाँ सबको अन्न मिलता हो, सब सुखी रहते हों, सबको समान अधिकार मिलते हो। आज संविधान बड़े-बड़े लेक्चर देता व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि जब उसके हाथ में डाइस पर वो खड़ा होता है, माइक होता है, तो हमें ये महसूस होने लगता है, यदि हम उसे पहली बार सुन रहे होते हैं, कि भाई इससे बढ़िया मसीहा या इससे बढ़िया नेतृत्व देने वाला शायद ही कोई दूसरा हो। लेकिन जैसे ही वो डाइस से मंच से नीचे उतर के आता है, आप नंबर माँगने चले जाइए, तो आपको नंबर वो नहीं देगा। आप सत्र को समापन की ओर ले जाते हुए इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अमित धर्म सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अमित धर्म सिंह जी। बहुत शुक्रिया लोकेश। माइक देना पड़ेगा? चलिए। तो साथियों, सबसे पहले तो जैसा आपने बधाई दी है मदन लाल जी को, तो हमारी तरफ से भी मदन लाल जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। पुस्तक का गेटअप, आकार, प्रकार, पृष्ठ संख्या, कविताओं की सेटिंग करीब-करीब स्तरीय है और अच्छी किताब है, मतलब लाइब्रेरी में सजाने लायक किताब है। आप ले जाएँगे तो निश्चित तौर से अपनी जो भी आपने लाइब्रेरी बनाई होगी, उसमें ये किताब अपनी जगह बना लेगी। और ना सिर्फ़ बुक शेल्फ में जगह बनाएगी, जब आप इनकी कविताओं से गुज़रेंगे, तो ये आपके मनों में भी जगह बनाएगी और आपके विचारों में भी जगह बनाएगी। उसका कारण ये है कि हिंदी साहित्य में एक प्रश्न हमेशा से ही खड़ा हुआ है कि जो साहित्यकार है, जो कुछ देखता है, जो कुछ लिखता है, जो कुछ अनुभव करता है, वह स्वयं उस पर कितना खरा उतरता है। तो ऐसे बहुत ही विरले रचनाकार हैं, जिनके बारे में हम आश्वस्त रहते हैं कि जिस कवि से आप मिल रहे हैं, वो वास्तव में कवि है और वो व्यवहार में कवि है, वो लेखनी में कवि है, वो पर्सनैलिटी में भी कवि है। आप किताबों में उसे कवि के रूप में देखेंगे, बातचीत में कवि के रूप में देखेंगे। तो ये जो समरूपता है, ये समरूपता किताब से भी बड़ा संदेश समाज के लिए बन जाता है। कई ऐसे साहित्यकार आपको मिलेंगे, जो तरह-तरह के गणित लगाते हुए, कहने के लिए वो हिंदी में लिखते हैं, लेकिन होते गणितज्ञ हैं और गणित लगाते हुए वो बड़े-बड़े पुरस्कारों तक पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारी जो विचारधारा है, ये बड़े-बड़े पुरस्कारों तक पहुँचने वाली विचारधारा नहीं है। हमारा जो साहित्य है, ये यश-काय हो जाने का साहित्य नहीं है। ये संघर्ष का साहित्य है, ये वेदना का साहित्य है, ये समाज की उन्नति का साहित्य है और हम इसको अपनी लेखनी से निःसृत अवश्य करते हों, लेकिन ये असल में धरोहर समाज की होती है और समाज के उपयोग के लिए होती है। तो ऐसी किताबें जो समाज को दिशा दें, समाज की कमियों को बताएँ, व्यक्ति की कमियों को बताएँ, ऐसी किताबें मनुष्य के हमेशा ही काम की रहती है। अभी इसमें 2 कविताएँ मदन लाल जी ने पढ़ कर के सुनाई आपको। एक तो गिद्ध सुनाई है और एक गिरगिट जो शीर्षक कविता है। आप इस पर विचार करेंगे, कवि की अपनी दृष्टि होती है, लेकिन आप विचार करेंगे कि प्रकृति ने गिरगिट को रंग बदलने का जो हुनर दिया है, गुण दिया है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए दिया है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। कोई व्यक्ति अगर सेल्फ डिफेंस में आकर के, परेशानी में आकर के थोड़ा बहुत हृदय परिवर्तन करे, विचार परिवर्तन करे और बच कर के कहीं से निकल जाए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यदि दूसरों को छलने के लिए रंग परिवर्तित करे, जैसे कि इसमें टोपी का ज़िक्र मयंक जी ने किया, असल में ये टोपी संकुचित तो नहीं करती है कहीं से, लेकिन हाँ, उस वर्ग को निकाल कर के सामने लाती है, जो ज़्यादातर जनता का शोषण करता है। अब ये सिर्फ़ नेता ही नहीं है, ये प्रमुखता को दर्शाने वाला एक साइन है। टोपी जिसके सर पे है, वो मुख्य आदमी है
वो सिर्फ नेता नहीं है, वो कोई भी प्रमुख हो सकता है, किसी भी वर्ग से हो सकता है। भाषा में, समाज में, साहित्य में, आपके घर में मिलेगा टोपी पहनने वाला एक व्यक्ति जिसका ओल्ड होगा। मतलब समाज की छोटी इकाई, जो सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, वहाँ भी कोई ना कोई आपको टोपीधारी मिल जाता है। वो छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो अगर गिरगिट की तरह रंग बदले सेल्फ डिफेंस में तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वो सबकी आँखें चुंधिया करके केवल अपना उल्लू सीधा करे, तो यहाँ सामाजिक तौर से बड़ी हानि होती है। और ऐसी अवस्था में कवि का दायित्व बन जाता है कि ऐसे रंग बदलते गिरगिटों को बेनकाब करें। उन गिरगिटों को सामने लाएँ जिनसे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं एक वाक़या अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ कि मेरे दोनों हाथों में ढाल रहती है, तलवार नहीं, जबकि युद्ध में तलवार और ढाल दोनों चाहिए। अब मैंने दोनों हाथों में ढाल इसलिए सँभाली है कि हमलावर हर जगह है, मैं हमलावर नहीं हूँ। जो मुझ पर हमला करता है, मैं उस पे भी हमला नहीं करता हूँ। तो मेरे दोनों हाथों में ढाल है। कवि एक ऐसा ही व्यक्ति होता है, वो हमलावर कम होता है, क्योंकि वो संवेदनशील हृदय का मालिक है। वो परकाया प्रवेश का गुण जानता है। वो दूसरों के दुःख को घर में बैठकर एहसास कर सकता है। वो भले ही हास्य व्यंग्य लिख रहे हो हमारे मदन लाल जी की तरह, लेकिन आप इनके अंतर्मन को अगर टटोलिएगा, तो उसमें भी आपको ख्वाबों के शमशान मिल जाएँगे, इच्छाओं के दफ़न की गई कब्रें मिल जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएँगी। और कोई एक ऐसा समय भी होता होगा, क्योंकि कवि हो जाना कोई आसान काम नहीं है। कवि हो जाना किसी चीज़ को शिद्दत से महसूस करना, भाव को, विचार को, परिवार को, समाज को, इन सब से जब आप एक आंतरिक यात्रा करते हुए अनुभव तक जाते हैं, अनुभव की गहराई और विचार की उत्कृष्टता तक जाते हैं, तो कहीं लेखनी चलती है और आदमी विवश होता है। अब मैंने जैसा कहा कि आदमी के हाथ में तलवार नहीं होती है, ढाल होती है। अब तलवार नहीं है तो लेखनी है तो बस उसी से दर्ज कर देगा। अपनी पीड़ा दर्ज करेगा, समाज की पीड़ा दर्ज करेगा और कोशिश करेगा कि भाई अगर मैं होता तो समाज में ये जो बुराई है उसको मैं ऐसे दूर करना चाहता, या समाज में मैं ऐसा बदला हुआ स्वरूप देखना चाहता हूँ। जैसे रैदास ने कहा कि जिसमें सबको अन्न मिलता हो, ऐसा चाहूँ राज में, है ना? तो कवि तो तभी प्रसन्न रहेगा रैदास रूपी, जब वहाँ सबको अन्न मिलता हो, सब सुखी रहते हों, सबको समान अधिकार मिलते हो। आज संवैधानिक दौर है, लोकतंत्र का दौर है, लेकिन हम सब समझते हैं कि लोकतंत्र कितना लागू होता है, संविधान कितना लागू किया जाता है। तो आज जो सवाल बार-बार उठता है कि 80-85% लोग आज भी आज़ादी का सही मतलब नहीं जानते। तो वो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि ये जो टोपीधारी हैं जितने, इन्होंने आपस में ऐसी बॉन्डिंग की है कि हमें तुम्हें ये रास्ता लगने नहीं देते हैं, और जब हमसे मिलते हैं तो किसी और रंग में मिलते हैं। बड़े-बड़े लेक्चर देता व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि जब उसके हाथ में डाइस पर वो खड़ा होता है, माइक होता है, तो हमें ये महसूस होने लगता है, यदि हम उसे पहली बार सुन रहे होते हैं, कि भाई इससे बढ़िया मसीहा या इससे बढ़िया नेतृत्व देने वाला शायद ही कोई दूसरा हो। लेकिन जैसे ही वो डाइस से मंच से नीचे उतर के आता है, आप नंबर माँगने चले जाइए, तो आपको नंबर वो नहीं देगा। आप किसी उसके विभाग से संबंधित आप कोई भी ऐसी बात कह दीजिए कि भाई हम आपकी मदद की हमें यहाँ ज़रूरत है, तो वो आपको टाइम नहीं देगा। तो टाइम नहीं देगा तो समझिए वो यही है जो उच्च वर्ग में तब्दील हुआ वर्ग है, और ये टोपी वाला उच्च वर्ग है। और उच्च वर्ग केवल जातीयता के दायरे में नहीं है, क्लासिफ़िकेशन किसी भी वर्ग की, मतलब किसी भी समाज की, किसी भी जाति में, किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। वो हमारे बीच में भी हो सकता है, तो उसको पहचानना हमारा काम है और उसको समझाना, उसको दिशा देना भी हमारा काम है। हमारे से मतलब जो लेखनी के मालिक है, जो लिखने के मालिक है। और मदन लाल जी के बारे में हम इसलिए आश्वस्त हैं कि मदन लाल जी 2 दृष्टि से ये कार्य करते हैं। एक तो सामाजिक दृष्टि से करते हैं और दूसरा व्यक्तिगत तरीके से करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत तरीके से जब करते हैं तो ये नैतिक मूल्यों की तलाश करते हैं मनुष्य के अंदर। कि मनुष्य के जो नैतिक मूल्य हैं, चाहे वो जैसे इसमें लोमड़ी को चालाक कर वो बता दिया, बगुले भगत को अवसरवादी बता दिया, कुत्ते को स्वामी भक्ति का गुण देख लिया। तो इसके अनुसार जो मनुष्य के स्वभाव में जो तब्दीलियाँ हैं, आप डायरेक्ट किसी को नहीं कह रहे हैं। तो आप जब डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं तो आपको प्रतीक लेने पड़ेंगे। प्रतीक लेने पड़ेंगे, उपमान लेने पड़ेंगे और आप किसी का सहारा लेकर के कहेंगे। तो
मदन लाल जी ने प्रकृति से ऐसी-ऐसी चीज़ें उठाई हैं, गिद्ध हो, गिरगिट हो, लोमड़ी हो, कौवा हो, श्वान हो, भुजंग हो, है ना? साँप हो, कछुआ हो, तरह-तरह के वे चीज़ें उठाई हैं जिनके माध्यम से सीधा-सीधा व्यक्ति के बदलते स्वभाव पर वार किया जा सके, उसको सचेत किया जा सके, उसको बताया जा सके कि तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये डायरेक्शन मनुष्य होने की नहीं है, ये जानवर हो जाने की है। आपने मनुष्य का विकास तो देखा ही है कि हम कैसे जानवर से मनुष्य हुए हैं, विज्ञानवाद के तहत से देखेंगे, आप डार्विनवाद देखेंगे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जंगल राज की बात होती है, उसमें जो योग्य होता है वही ठहरता है। योग्यता की लड़ाई केवल जंगल राज में ही नहीं है, वो पूरी प्रकृति में है, मनुष्य समाज में भी है। लेकिन योग्य कोई भी व्यक्ति ऐसा जो सही मायने में योग्य होता है, वो किसी को कमज़ोर करके योग्य नहीं होता है। अगर ये एक शर्त मनुष्य पे लागू करें, क्योंकि यही वो डिफ़रेंस है जो हमें जानवर से अलग करता है। जानवर इतना नहीं सोचता है। शेर को अगर शिकार चाहिए, भूख लगी है तो वो किसी के प्राण की परवाह नहीं करेगा। गिरगिट को अगर अपनी जान बचानी है तो वो मिट्टी के पर अगर चल रहा होगा तो मिट्टी के रंग में हो जाएगा। पेड़ की शाखा पे होगा तो शाखा के रंग में हो जाएगा, वो जान बचाने के पर्पज़ से है। लेकिन मनुष्य में ये डिफ़रेंसेस आते हैं, वो केवल अपने दायरे में सोचता है, व्यक्तिवादी दायरे में सोचता है, सेल्फ डिफेंस में सोचता है या अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। लेकिन मनुष्य तमाम जानवरों से कायदे में तो मनुष्य भी एक जानवर ही है, दो पाया प्रकृति का, सृष्टि का। लेकिन वो दूसरे जीवों जंतुओं से इसलिए आगे आ गया है क्योंकि उसने दूसरों का ख़्याल किया है, उसने दूसरों का ध्यान रखना सीखा है। वो कई बार अपने हाथ का निवाला दूसरों को दे सकता है, वो किसी की दर्द में काम आ सकता है। पैसे नहीं दे सकता है तो किसी का पैर दबा करके उसकी सेवा कर सकता है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। ये सब काम कौन करता है? ये मनुष्य करते हैं। मनुष्य करता है तो वो सृष्टि के समस्त जीवों जंतुओं से आगे है, ये उसी का इस दुनिया में राज है। अब उल्टी गंगा इसलिए बह गई है कि मनुष्य होने के पथ पर जाते-जाते उसने यू टर्न ले लिया है। जैसे मदन लाल जी बता रहे हैं, भाई मनुष्य में अब साँप का पर्याय तो जो है, गिद्ध का पर्याय तो मनुष्य है। गिद्ध लुप्त हो रहे हैं, भले ही हो जाओ, यहाँ तो बहुत सारे गिद्ध पहले से हैं, हमें तुम्हें लुप्त होने की कोई चिंता ही नहीं है, तुम जाते रहो, है ना? लेकिन इतने कहने से ये हास्य व्यंग्य है, लेकिन व्यंग्य के साथ ये बहुत बड़ी पीड़ा भी है। ये मनुष्य समाज की, मनुष्य की ये बहुत बड़ी त्रासदी भी है और हमें विचार करने पर मजबूर करती है कि भाई एक गिद्ध जो केवल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के तहत हमारे बीच में रहा करता था, आज हमारे विकासवाद के जो जो बुलडोज़र ही कह लीजिए, आज तो बुलडोज़र ही चल रहा है, विकासवाद का जो बुलडोज़र चला है उसमें बहुत सारे जीव-जंतु नगरों से, महानगरों से लुप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। जानवरों ने तो कितना मनुष्य का नुकसान किया होगा, मनुष्य ने पेड़ पौधों, पहाड़, यहाँ तक कि अरावली की पहाड़ियों तक चली गई है बात, उनको भी कह दिया है इतने मीटर तक की ये सब चीज़ें। तो ये सब कौन कर रहा है? ये टोपीधारी कर रहे हैं, ये प्रभु वर्ग कर रहा है, प्रभुत्व संपन्न वर्ग कर रहा है। और वो वर्ग केवल किसी एक जाति से, एक समाज से नहीं निकल कर के आता है, वो तमाम जातियों में से निकल कर के आ रहा है। लोकतंत्र ने, संविधान ने जो शैक्षिक आज़ादी दी, संघर्ष की आज़ादी दी, संगठन की आज़ादी दी, उसके तहत हमारे लोग दोहरे चरित्र के भी आए हैं, सभी जगह से आए हैं। और इस समय जो राज है वो दोहरे चरित्र वाले लोगों का राज है। इसलिए ये पुस्तक आज के समय में इतनी सटीक वानिकी प्रस्तुत करती है कि व्यक्तिवादी स्तर से लेकर के सामाजिक स्तर तक, प्रकृति के स्तर पर, तीनों स्तर पर हमें पुनः विचार करने के लिए विवश करती है। एक-एक कविता कोई ना कोई सार्थक संदेश देती है। हमने तो 2-3 बार फैकल्टी में बैठ कर के पढ़ी है। कई लोग ये सोचते हैं साहित्यकार एक बड़ी चीज़ होती थी, पहले हुआ करती थी। मैं तो ये कहता हूँ भैया, साहित्यकार की तो कोई सेवा शर्त होनी ही नहीं चाहिए। हम और मदन लाल जी फैकल्टी में सपील पर बैठ कर के सारी कविताएँ ठीक की हैं, है ना? तो हमारी कोई वो नहीं, हमारी गोष्ठी पार्क में हो सकती है, कहीं पर भी हम गोष्ठी कर लेते हैं, किसी मोहल्ले में, पड़ोस में, दिल्ली के एनसीआर एरिया में कहीं भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम साहित्य अकादमी को साधना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो आवाज़, जो कुछ समाज का सत्य या जो जीवन का सत्य या जो कुछ साहित्य में जो दक्षता हमें हासिल हुई है, उसका प्रकाश उन कोनों तक पहुँचे जो किसी कारण हमारे समाज में वंचित रह गए हैं। यही हमारे साहित्य का वास्तविक उद्देश्य है। और साथियों, हर्ष का विषय है कि मदन लाल राज जी ने आज पहला मील का पत्थर इस उद्देश्य के साथ, इस गिरगिट के रूप में साहित्य समाज में
दलित समाज में, अम्बेडकरवादी साहित्य समाज में स्थापित कर दिया है। हम हृदय से मदन लाल राज जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप मन से कवि हैं, आप कलम से कवि हैं, आप हमारे मित्र कवि हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।